क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज मैं स्विच गियर प्रोटेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है वन लाइन डायग्राम। वन लाइन डायग्राम, देखिए हमारा वन लाइन डायग्राम क्या है, बताइए, ध्यान से देखिएगा। वन लाइन डायग्राम, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? वन लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वन लाइन डायग्राम से क्या समझते हैं? जितना भी इक्विपमेंट है कैसे अरेंज है एक सिंगल लाइन में, तो उसी को बोलेंगे वन लाइन डायग्राम के बारे में बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वन लाइन डायग्राम किसका, बताइए? ऑफ पावर सिस्टम। वन लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम का अगर हम बात करें, वन लाइन डायग्राम का बात करते हैं कि वन लाइन डायग्राम पावर सिस्टम का कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पावर सिस्टम का वन लाइन डायग्राम के बारे में तो चलिए ध्यान दीजिए कि इसका पावर सिस्टम का वन लाइन डायग्राम कैसा होगा। वन लाइन डायग्राम ऑफ किसका, बताइए? पावर सिस्टम। वन लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, पावर सिस्टम का वन लाइन डायग्राम, यानी कि कहने का मतलब है पावर सिस्टम सबसे पहले क्या हुआ होगा, बताइए? पैदा हुआ होगा, जनरेट हुआ होगा, तो जनरेटिंग स्टेशन होगा, जनरेटर लगा हुआ होगा। फिर क्या होगा, बताइए? फिर क्या हुआ होगा? इसको हम लोग स्टेप अप किए होंगे, स्टेप अप किए होंगे। स्टेप अप करने के बाद इसको बस बार से कनेक्टेड होगा, बस बार से ऐसा बहुत सारा जनरेटर कनेक्टेड होगा, बहुत सारा लाइन गया होगा। फिर क्या होगा, बताइए? ट्रांसमिशन लाइन हुआ होगा, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन हुआ होगा। फिर ट्रांसमिशन लाइन में क्या लगा हुआ होगा, बताइए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 11 kV का है, आप इसको 132 kV में कर दिए, या 220 kV भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम 220 kV कर दिए, या 400 kV भी कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होगा कितना? 220 kV, 220 kV इज टू, मान लें कि आपको 132 kV करना, तो 132 कर दिए। फिर क्या करेंगे, बताइए? 132 kV को फिर 33 kV में कन्वर्ट करेंगे। फिर 33 kV को फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, बताइए? 33 kV को फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, ये ऐसे कनेक्टेड, ऐसे करने का मतलब क्या? यहाँ पर इस बस बार है, ये क्या है, बताइए? बस बार है। इस बस बार से बहुत सारा जगह पर क्या हुआ, कनेक्शन गया हुआ है। अब ये 33 kV है, मान ले जाए कि इसको और कम करके हम लोग कितना किए? 33 kV को 11 kV किए, ठीक है? ये 11 kV हो गया। और ये 11 kV को फिर हम लोग क्या कन्वर्ट किए कितना में? 11 kV को हमारा 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए। ये सब हम लोग क्या किए, फिर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है? आपके घर पर है या आपका होम में आ रहा है, ठीक है? ये जो डायग्राम आपको शो कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे सिंगल लाइन डायग्राम या फिर वन लाइन डायग्राम। इसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम क्यों बोलते हैं? एक ही लाइन में सारा जितना भी इक्विपमेंट है पावर सिस्टम का, सारा चीज़ को हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम। ये जो है सर आपका क्या है, जनरेटर है। ये जो है सर जनरेटर है। ये जो है सर आपको क्या है, बताइए? ट्रांसफार्मर है। ये जो है सर आपका क्या है, बताइए? बस बार है। ये जो है सर बताइए क्या है आपको? ट्रांसमिशन लाइन है। ये जो है सर आपको क्या है, बताइए? ट्रांसमिशन लाइन है। ये जो है सर क्या है, बताइए? ट्रांसफार्मर है। ये जो है सर आपका फिर से क्या है, बताइए? बस बार है। इस तरीके से सब है। बस बार है, ट्रांसफार्मर है, ये भी क्या है, बताइए? ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, बताइए? बस बार है। ये भी क्या है, बताइए? बस बार है। ये क्या है, बताइए? ट्रांसफार्मर है। ये आपका होम है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि हमारा बात किए, ये जो हो गया से यहाँ तक, ये मान लीजिए ये क्या हो गया, बताइए? जनरेशन हो गया। और ये क्या हो गया, बताइए? ट्रांसमिशन हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, बताइए? ये जो हो गया से ट्रांसमिशन हो गया। ट्रांसमिशन के बाद फिर क्या होगा, बताइए? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या होगा, बताइए? यूटिलाइजेशन होगा। ये आप समझ रहे हैं? यूटिलाइजेशन होगा। इस तरीके से आपका सिंगल लाइन डायग्राम होगा, यानी कि ये पावर सिस्टम जो टोटल डिवाइड है, 4 सेक्शन में डिवाइड है। जनरेशन है, और क्या बताइए? ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूटिलाइजेशन है, ठीक है? इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन डायग्राम। और ये सब्जेक्ट में हम इस डायग्राम के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली इसमें कहाँ फॉल्ट आ सकता है, बेसिकली हमारा ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ सकता है, हो सकता है बस बार में फॉल्ट आ जाए,
हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पर फॉल्ट आ जाए। यहाँ पर बहुत सारा मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका सर्किट ब्रेकर वगैरह भी कनेक्टेड होगा, ये सब सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर भी कनेक्टेड होगा, हो सकता है सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आ जाए। तो हम लोग सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, बस बार का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम का डेफिनेशन क्या होगा, यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम एक डायग्राम है जहां पर सारे इक्विपमेंट को हम लोग सिस्टमेटिक वे में एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर इसी डायग्राम को अगर इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कि जनरेटर है तो जनरेटर का हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, दोनों मिला के क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। साथ ही साथ जनरेटेड वोल्टेज को हम लोग लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ क्या होगा, आर होगा, एक्स होगा, और क्या होगा, इसका जनरेटेड ईएमएफ जी होगा। तो जनरेटर को ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसके फॉर्म में, आर और एक्स मिला के क्या होगा, जेड होगा, इम्पीडेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस डायग्राम। इसी डायग्राम को क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए, इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम कहने का मतलब है कि इम्पीडेंस डायग्राम कोई अलग डायग्राम नहीं है, इम्पीडेंस डायग्राम कोई अलग डायग्राम नहीं है, बस इसी का इक्विवेलेंट हम लोग इम्पीडेंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ जहाँ पर टोपोलॉजी जैसे जैसे है उसी तरीके से हम लोग सेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक है। ऐसे हम सारे नोट्स में लिखा दिए हैं क्या है इम्पीडेंस डायग्राम एज ए लैंग्वेज में। तो नोट्स हम जस्ट इस लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो नोट्स आप देख लीजिएगा वहाँ पर कैसे आपका हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक और है रिएक्टेंस डायग्राम। एक और क्या है बताइए, रिएक्टेंस डायग्राम है, रिएक्टेंस डायग्राम है। रिएक्टेंस डायग्राम का अगर हम बात करेंगे, रिएक्टेंस डायग्राम का बात करेंगे तो ये जो है बहुत सारा उसमें निग्लिजिबल करते हैं, बहुत सारा निगलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग शंट में जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है, शंट में जो भी रिएक्टेंस होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जिस लोड को हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं ड्यूरिंग द फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, रिएक्टेंस डायग्राम में भी, ठीक है। रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, बेसिकली फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करने के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम लोग फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करें कितना फॉल्ट आपका होगा, ठीक है। अब ये हम लोग बात करेंगे इम्पीडेंस डायग्राम, और क्या बात की, रिएक्टेंस डायग्राम का हम लोग बात कर लिए, ठीक है। तो रिएक्टेंस डायग्राम में भी क्या करेंगे हम लोग, जो भी इम्पीडेंस होगा बहुत सारा चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस वगैरह सबको नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, शंट में कैपेसिटेंस होता है, तो सबको नेगलेक्ट करेंगे तो सिंपल एक रिएक्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो गया, रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। यानी किसी को रिएक्टेंस के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिएक्टेंस डायग्राम आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नोट्स में ये डायग्राम नहीं बनाया हुआ, आप इसको बना लीजिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा, उसके नीचे में जस्ट इसको बना लीजिएगा नोट्स में, क्योंकि ये वाला डायग्राम नहीं बनाया हुआ, ठीक है, जो कि आपको समझने में सहायता करेगा कि ये क्या है बताइए, एक सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, जिसमें सारे कंपोनेंट को हम लोग सिस्टमेटिक एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। इंपीडेंस डायग्राम क्या है, इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्टेंस क्या है, इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें बहुत सारा हम लोग निगलेक्ट भी करते हैं। और रिएक्टेंस डायग्राम क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो कि फॉल्ट करंट को कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, इसके देखिए हमारा नोट्स के नीचे जस्ट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले एक बार पूरा वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद दूसरा बार में नोट्स बनाना है। क्लियर है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि रिएक्टेंस डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए हम लोग ये सीख रहे हैं कि आखिर रिएक्टेंस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे रिएक्टेंस डायग्राम को। Steps to draw reactance diagram। Step to draw reactance diagram। देखिए हमारा क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले जो भी ट्रांसफार्मर दिखे, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा जगह पर ट्रांसफार्मर ही दिखेगा, तो जो भी आपको ट्रांसफार्मर दिखे तो उसमें आपको क्या करना है बताइए। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में, तो जो भी जैसे कि ट्रांसफार्मर में शंट ब्रांच होगा, जैसे कि इक्विवेलेंट सर्किट अगर ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, ट्रांसफार्मर का ये शंट ब्रांच भी होता है ना, R0 X0 इस टाइप से, और इसमें रेजिस्टेंस भी होता है। तो जितना भी इसमें रेजिस्टेंस है और शंट ब्रांच है, ये शंट ब्रांच है, सारे को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शंट में करंट जो होता है से बहुत ही कम होता है इसके तुलना में, और ये रेजिस्टेंस भी बहुत रिएक्टेंस के तुलना में कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शंट ब्रांच और रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए, ऑल द शंट ब्रांच एंड रेजिस्टेंस
इन ट्रांसफॉर्मर आर निगलेक्टेड। क्यों? क्योंकि शंट ब्रांच में करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बिकॉज शंट ब्रांच हैव वेरी लो करंट। क्या होगा बताइए, ये करंट इसमें क्या होगा बताइए, बहुत ही कम होगा, वेरी लो करंट होगा। यानी कि इसका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा बताइए, केवल एक रिएक्टेंस होगा। ये मान लें कि XT रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। केवल इस सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि अगर हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन का, ये हम किसका इक्विवेलेंट बनाए बताइए, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट बनाए। अगर बात करें ट्रांसमिशन लाइन का बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है बताइए, ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसमिशन लाइन में आपका रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, साथ ही साथ शंट कैपेसिटेंस होता है और समटाइम्स इसके साथ में कंडक्टेंस भी होता है। तो हम लोग जितना भी रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे और हम लोग कंसीडर किसको करेंगे, केवल और केवल किसको करेंगे बताइए, रिएक्टेंस को करेंगे, ठीक है। यानी कि इन ट्रांसमिशन लाइन अगर हम बात करें, इन ट्रांसमिशन अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में बात करेंगे, इन ट्रांसमिशन लाइन शंट ऑल द रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस एंड शंट कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस आर निगलेक्टेड इसको भी हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपको कैसा दिखेगा, एक सिंपल रिएक्टेंस के द्वारा। एज ए रिजल्ट इक्विवेलेंट सर्किट लुक्स लाइक कैसा, लुक्स लाइक सिंपल रिएक्टेंस जैसा ही दिखेगा। यानी कि रिएक्टेंस के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि जो होगा ऐसा दिखेगा, ये आपका रिएक्टेंस ही दिखेगा। एक्स ट्रांसमिशन लाइन को मान लिया जाए, XTL मान लिया जाए, केवल ऐसा ही रिएक्टेंस दिखेगा जो कि ट्रांसमिशन लाइन में आपका होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो इसी तरीके से आपको क्या होगा, दिखेगा, केवल ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस ही दिखेगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये दो का आप लोग लिख लिए, देखिए हमारा ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं और कैसा दिखेगा। ट्रांसफार्मर देख लिए कि एक सिंपल रिएक्टेंस से दिख रहा है, और क्या ये हमारा जनरेटर देख लिए, वो भी क्या एक सिंपल, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन एक सिंपल रिएक्टेंस है, ट्रांसफार्मर भी सिंपल रिएक्टेंस से दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अरे यार समझ ही तो जाते ही है। अब हम बात करते हैं जनरेटर का, सिंक्रोनस जनरेटर का बात करेंगे। सिंक्रोनस जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सीरीज रिएक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज में रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, सीरीज रेजिस्टेंस विथ EMF बाय ए EMF विथ क्या बताइए, सीरीज रिएक्टेंस विथ सीरीज रिएक्टेंस। इस तरीके से होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा बात करें, रिएक्टेंस होगा, इसके साथ में क्या होगा, EMF EG मान लिया जाए, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मान लिया जाए कि एक जनरेटर है, इस तरीके से बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जनरेटर को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जनरेटर जब भी आएगा तो इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। क्लियर है, EG ऐसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं चौथा। अगर हम बात करेंगे, अगर सिंक्रोनस मोटर होगा, अगर हमारा सिंक्रोनस मोटर या फिर इंडक्शन मोटर होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमारा बेसिकली सिंक्रोनस मोटर ही रहता है ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादातर। इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय एंड EMF। कौन सा EMF, बाय बैक EMF। कौन सा EMF, यहाँ पर जनरेटेड EMF है, यहाँ पर बैक EMF इन सीरीज विथ क्या होगा बताइए, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से आपका होगा। इसमें बात करेंगे, यहाँ पर एक क्या होगा, बैक EMF होगा मोटर का। यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, XM बात किए, मोटर का XM बात कर लिए, इस तरीके से।
जनरेटर और मोटर में केवल क्या है, बैक ईएमएफ का ही अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत है नहीं ना? और देखिए आखिर हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम क्यों बनाते हैं? बेसिकली इसका मेन मकसद होता है फॉल्ट को कैलकुलेट करना। रिएक्टेंस और इम्पीडेंस डायग्राम 4 पॉइंट हम लोग बता चुके हैं, 5वां पॉइंट बता रहे हैं रिएक्टेंस और इम्पीडेंस डायग्राम। रिएक्टेंस और इम्पीडेंस डायग्राम आर क्यों डिजाइन करते हैं? आर मीन फॉर मीन्स मतलब इसका मतलब फॉर कैलकुलेटिंग फॉल्ट करेंट। और फॉल्ट करंट के दौरान जो भी लोड करंट होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग फॉल्ट लोड करंट आर नेग्लेक्टेड। इसीलिए देयरफॉर लोड ब्रांच आर नेग्लेक्टेड इन किस में बताइए? फॉल्ट कैलकुलेशन। लोड ब्रांच को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं किस में? फॉल्ट कैलकुलेशन। यानी कि ऐसे आपको लोड दिया रहेगा तो इस लोड को हम लोग क्या करेंगे बताइए? ऐसे अगर बस बार है, बस बार से आपको लोड दिया हुआ है, इस लोड को हम लोग क्या करेंगे बताइए? नेग्लेक्ट कर देंगे। इस लोड को हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी लोड ब्रांच आर नेग्लेक्टेड। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा? लोड ब्रांच को हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और आगे बात करते हैं। लोड ब्रांच आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब जब लोड ब्रांच को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो आगे का ध्यान दीजिए बात को। और इसमें कुछ है, जितना भी रिएक्टेंस है, ऑल अप्रोप्रिएट कॉमन KVA और MVA आर सेलेक्टेड। हमारा KVA और MVA को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए जो टोटल्स जो होगा, जैसे कि हम सिंगल लाइन डायग्राम को बनाए, ध्यान में दीजिए, ये सिंगल लाइन डायग्राम बहुत सारा सेक्शंस में डिवाइड होगा। किसके आधार पर? तो ट्रांसफार्मर के आधार पर। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर होगा वोल्टेज अलग हो जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि एन सिंगल लाइन डायग्राम आर डिवाइडेड इनटू किस में बताइए? एन सेक्शन में डिवाइड होगा विथ किसके साथ? विथ ट्रांसफार्मर के साथ एन सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट KVA बेस इज चूजन, देयरफॉर एन अप्रोप्रिएट KVA और MVA इज चूजन and calculate for common base according to ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे सेक्शन को एक कॉमन बेस पर क्या करेंगे? सेट करेंगे। ठीक है, इससे इतना तक हम लोग बात समझ में आ गया। पर यूनिट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड इम्पीडेंस इन ऑल सेक्शन आर कैलकुलेटेड। पर यूनिट वोल्टेज एंड इम्पीडेंस पर यूनिट वोल्टेज एंड इम्पीडेंस are calculated for all section and connected as per किसके द्वारा बताइए? as पर सिंगल लाइन डायग्राम टोपोलॉजी। इसका कहने का मतलब क्या है? सभी का अगर हम पर यूनिट सिस्टम में अगर हम कैलकुलेट कर लिए
तो उसको हम लोग को कनेक्ट करना है किसके आधार पर, सिंगल लाइन डायग्राम में जो इक्विपमेंट जहाँ पर होगा उसी के आधार पर उसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ स्टेप्स में। स्टेप को फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर होगा जिसका शंट ब्रांच सीरीज ब्रांच को हटा देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, नो लोड करंट बहुत कम होता है तो सिंपल एक रिएक्टेंस से डिनोट करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में भी सब चीज़ निगलेक्ट कर देंगे तो एक हमारा रिएक्टेंस से डिनोट करेंगे। जनरेटर में ईएमएफ के साथ साथ एक सीरीज में रिएक्टेंस होगा। मोटर के साथ साथ क्या होगा, एक सीरीज रिएक्टेंस ईएमएफ बैक ईएमएफ होगा, ठीक है। और हमारा फॉल्ट कैलकुलेशन में रिएक्टेंस डायग्राम में लोड को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम सब सारे में रिएक्टेंस वगैरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके, कॉमन बेस के आधार पर सबको सेट करेंगे और हम लोग एज पर वन लाइन डायग्राम सारे को क्या करेंगे, सजा देंगे जिससे रिएक्टेंस डायग्राम बन जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे कैसे, आगे के क्लास में हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे कैसे हम लोग फॉल्ट करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक आप लोग हम आशा कर रहे हैं कि नोट कर लिए होंगे, नहीं भी नोट किए होंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जो लोग यूट्यूब में देख रहे होंगे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं कि कैसे रिएक्टेंस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट एसी मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिले, अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84, इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा, तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है, स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा, ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा सर्च करना है, डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है। इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट, अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा, और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है, अभी से क्लास स्टार्ट होगा, और एक क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए, तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है,
क्या कितना 70 50 40 30 84 बहुत ही खूबसूरत नंबर है 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको रिएक्टेंस डायग्राम केवल बनाना है। रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है तो देखिए आप कैसे इसको बनाइएगा, ध्यान दीजिए कैसे हम इसको सोचेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए आपको एक बेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहना चाहिए। क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए? बेस वैल्यू या कॉमन वैल्यू जो है आपको गिवन रहना चाहिए। अगर नहीं गिवन है तो जो हाईएस्ट MVA होगा उसको हम लोग बेस वैल्यू कंसीडर करेंगे। बेस वैल्यू क्वेश्चन में जनरली गिवन रहता है। अगर गिवन नहीं हो तो हाईएस्ट MVA वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? बेस वैल्यू। इफ बेस वैल्यू इज नॉट गिवन, ए गिवन नहीं है, देन क्या करेंगे बताइए? हाईएस्ट MVA रेटिंग इज कंसीडर एज बेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि सबका MVA रेटिंग 2 या मोर कंपोनेंट का अगर सेम हो जाए, जैसे देखिए यहाँ 50 MVA है, यहाँ 50 MVA है, यहाँ 50 MVA है, तो ये सब का क्या है बताइए? सेम हो गया ना, सेम हो गया, आपका सेम हो गया। अगर ऐसा हो जाए, सेम हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? हम लोग वोल्टेज रेटिंग को देखेंगे। जैसे कि देखो वोल्टेज रेटिंग बेस, तब हम लोग क्या करेंगे उसके बाद? अगर हमारा 2 या 2 मोर कंपोनेंट का वोल्टेज MVA रेटिंग सेम हो जाए तो हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग को कंसीडर एज बेस। इफ 2 और मोर component have same MVA rating, then highest voltage is considered as base। हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग इज कंसीडर एज बेस। तब इसमें देखो ये 50-50-50 सब का है, लेकिन देखो ये है आपका ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या है बताइए? ट्रांसमिशन लाइन है कि नहीं है? ये ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज देखो यहाँ से यहाँ तक 132 है। इस ट्रांसफार्मर का तो ऐसा है, इस ट्रांसफार्मर का ऐसा है, इसका 11 है, इसका कितना 11 है, लेकिन इसका देखिए MVA रेटिंग भी 50 है यहाँ से यहाँ तक, और साथ ही साथ 132 किलो वोल्ट रेटिंग है। तो हाईएस्ट हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर करेंगे क्या? बेस पर। देयरफॉर हियर ट्रांसमिशन लाइन कितना 50 MVA एंड 132 kV आर कंसीडर एज क्या बताओ? बेस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यस या नो? इतना को हम लोग बेस वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इतना को अगर बेस वैल्यू एक कंपोनेंट का बेस है, तो बाकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की मदद से बाकी सारे जगह को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन बेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कॉमन बेस में कन्वर्ट करेंगे? आपका एक फार्मूला है XPU न्यू, आपका ZPU न्यू या XPU न्यू। कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? हमारा सारे को कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमारा एक ZPU बोले या XPU बोले, दोनों सेम ही चीज़ है। ZPU न्यू इक्वल टू आपको क्या बताइए? Z पर यूनिट ओल्ड MVA न्यू बटा कितना? MVA ओल्ड इंटू कितना? किलो वोल्ट ओल्ड बटा किलो वोल्ट न्यू, इसका क्या? होल स्क्वायर। ये फार्मूला है ना आपका। इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? सारे को न्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि दोनों का MVA रेटिंग भी सेम होगा, वोल्टेज रेटिंग भी सेम होगा, तो जितना ओल्ड होगा उतना ही क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले अब तो हमको इसको इक्विवेलेंट रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस डायग्राम इसका हम बनाते हैं। चलो बनाते हैं। अब देखो जनरेटर है, तो जनरेटर को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे बताइए? हम बता चुके हैं, जस्ट बताए हैं।
जनरेटर को एक सीरीज रिएक्टेंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ इसका वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा हम लोग बताएं ना बाबू। ये क्या है बताइए, एक्स जी है, मान लीजिए एक्स जी है, जनरेटर का मान लीजिए है। अब इसके बाद देखिए हमारा इधर आएंगे तो क्या मिला बताइए, ट्रांसफार्मर मिला। ट्रांसफार्मर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, केवल एक्स टी मान लिया जाए। ये T1 है, ये वाली मान लिया जाए कि T2 है, इसको एक्स T1 मान लिया जाए, मान लिए। अब उसके बाद क्या बताइए, ट्रांसमिशन लाइन है, एक आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ये क्या है, लाइन है, तो इसको मान लिया जाए XL1 मान लिया जाए, XL मान लिया जाए ट्रांसमिशन लाइन को, एक ही है। अब यहाँ पर देखो ट्रांसफार्मर 2 है, तो ट्रांसफार्मर 2 को XT2 मान लीजिए। फिर देखो लोड को निगलेक्ट कर देना, हम बताएं क्योंकि फॉल्ट करंट के दौरान लोड करंट को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होता है लोड करंट के तुलना में, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग ये मोटर है, मोटर को हम बताएं आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करना है बताइए, एक रिएक्टेंस, इसका क्या, बैक ईएमएफ, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको XM मान लिया जाए। अब देखो ध्यान दो, ई भी ग्राउंडेड है, यानी सेम पोटेंशियल पर है, तो इसको हम लोग ऐसे कंबाइनली जोड़ सकते हैं, ऐसा जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, रिएक्टेंस डायग्राम बन गया। ये क्या बन गया आपको, रिएक्टेंस डायग्राम बन गया। यही आपको बनाने के लिए बोल रहा है। ये क्या है बताइए, EG है, मान लिया जाए EG है, ठीक है, ये मोटर के लिए भी है। अब आपको टारगेट क्या है, अब ये सब सारा का वैल्यू को वहाँ पर कैलकुलेट करना, कि कैलकुलेट करके सारे का वैल्यू को हम लोग लिखें। तो चलो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सारे के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन जैसे है वैसे ही रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन ही बेस वैल्यू है, इसको हम लोग बात किए क्या, TL है, इसको हम लोग XL से बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का ये हमारा XL बात कर रहे हैं। XL ओल्ड कितना है इसको बताइए, तो ये फार्मूला में सेट कीजिए, X बात करें Z बात करें, ओल्ड कितना है, J ऑफ कितना 0.15 इंटू, अब बताइए MVA तो न्यू भी 50 है और बेस वैल्यू भी कितना 50 है, ओल्ड भी 50 है, तो ये कितना होगा 50/50, ये 50/50 होगा इंटू ये दोनों KB ओल्ड बटा KB न्यू, यानी कि इसका वोल्टेज भी कितना है 132/132 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि XL का वैल्यू हो गया J ऑफ 0.15, कितना आया XL, ये आपका XL आया J ऑफ 0.15। कितना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा, अगर ये दोनों MVA रेटिंग और किलो वोल्ट रेटिंग अगर सेम रहे तो जो पहले वाला रहता है वही हो जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या हो गया, जो पहले वाला है वही रह गया। अब एक एक करके करते हैं, ट्रांसफार्मर T1 का करते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर T1 का करते हैं, इसको हम लोग बात कर रहे हैं कितना, XT1 बात कर रहे हैं। XT1 देखिए ओल्ड इसको कितना, देखिए हमारा ये 50 है और 132/11 सेम पर सेट है। अगर हमारा सेम पर सेट है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्या है बिल्कुल क्लियर है, तो ये उतना ही रह जाएगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। J ऑफ कितना हो जाएगा बताइए, J ऑफ 0.10 पर यूनिट में रहेगा। ये सब क्या है बताइए, पर यूनिट में। क्लियर क्यों है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ही तो कैलकुलेट करते हैं। 50 MV तो कितना 111 KB है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो जनरेटर है ये 50 MV है, देखो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो से कैलकुलेट करेंगे, ये 11 है, ये भी कितना है 11 है, तो सेम ही रह जाएगा। अगर 11 ना हो करके कोई दूसरा रहता तो इसको क्या करते, फार्मूला से चेंज हो जाता, ठीक है, KB ओल्ड बटा KB न्यू करते। तो चलो यहाँ पर जनरेटर का भी बात करेंगे। अगर हम जनरेटर का बात करेंगे तो जनरेटर का बात करेंगे G का, ये क्या होगा बताइए, जनरेटर G का बात करेंगे, XG बात कर रहे हैं, तो कितना होगा J ऑफ 0. ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, J ऑफ 0.20 पर यूनिट में गिवन है, ठीक है। ये हमारा इस ट्रांसफार्मर का हो गया, इस ट्रांसफार्मर का हो गया। अब इस ट्रांसफार्मर का निकालते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर T2 का अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसको XT2 होगा। XT2 देखिए ये पर 132 है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो सेम ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा बताइए, J ऑफ कितना हो जाएगा 0.10 पर यूनिट में हो जाएगा। ध्यान से देखना है, क्यों ट्रांसफार्मर में हम लोग नहीं लेते हैं, 132 है, इसको बदलेंगे तो 11 के भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉमन है ना, इससे तो कॉमन है 132 से, तो ये क्या रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम ही रह जाएगा, 132 रहेगा ना कॉमन।
ये भी 132 पर है और ये भी 132 पर है, सेम ही रह जाएगा। तो इसमें इतना MVA भी सेम है। और देखो वोल्टेज भी ट्रांसमिशन लाइन का 132 यहाँ पर भी रहेगा, कॉमन बेस है। तो कॉमन बेस है तो क्या होगा, जितना उतना ही रह जाएगा। अब देखिए ये मोटर में देखिए, अब देखिए हमारा मोटर का बात करते हैं। मोटर में देखिए आपका चेंजिंग आएगा, देखिए क्या चेंजिंग आएगा। अब देखिए इसका बेस वैल्यू MVA कितना 50, लेकिन इसका कितना है 25 है चेंजिंग। ये बेस वैल्यू 50 लेकिन इसका कितना है 25, तब चेंजिंग आएगा। देखिए ओल्ड कितना है बताइए, J ऑफ कितना 0.15 ओल्ड हुआ। अब MVA न्यू किसको बोलेंगे, जो बेस वैल्यू है। MVA ओल्ड क्या, ओरिजिनल जो गिवन है। तो MVA न्यू कितना होगा बताइए 50, MVA ओल्ड कितना बताइए 25। अब वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। किलो वोल्ट ओल्ड मतलब जिसका गिवन है 11, और बेस वैल्यू भी कितना है बताइए। देखो 132 था, इधर आ गए थे, कितना का ट्रांसफार्मर 11, 11 से ये भी 11 है, ये भी 11 है, सेम है। 11/11 का होल स्क्वायर। यहाँ 132 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में ट्रांसफार्मर आ गया है, ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया वोल्टेज को, कितना कर दिया 11। तब इधर का बेस वैल्यू कितना हो गया 11, और यहाँ भी कितना है 11। मान लिया यहाँ 15 रहता, तब क्या करते बताओ, 15/11 का होल स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है, समझ रहे हैं। जैसे MVA में चेंजिंग हुआ, MVA न्यू, और देखो किलो वोल्ट वाला ऊपर में ओल्ड रहता है, नीचे में न्यू, MVA ऊपर में न्यू, नीचे में ओल्ड, ऐसा रहता है। तो बताओ MVA न्यू आप 50 ले लिए, MVA ओल्ड कितना हो गया 25, किलो वोल्ट न्यू ओल्ड दोनों कितना है 11 है। इसको कैलकुलेट करेगा, ये वाली तो 1 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, J ऑफ 0.30 पर यूनिट में हो जाएगा। अब सबके डेटा आपको पास मालूम हो गया, सबका डेटा मालूम हो गया, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जनरेटर का कितना है बताइए, सबका लेके चलते हैं। एक्सेल कितना है J ऑफ 0.15, ये कितना J ऑफ 0.15, J ऑफ 0.15 थोड़ा दिख नहीं रहा, रेड पेन से लिखते हैं। ये जो है से कितना है बताइए, J ऑफ 0.15 कितना क्या बताइए पर यूनिट में। अब देखिए XT1 कितना है J ऑफ 0.1, J ऑफ कितना 0.10 पर यूनिट में है। XG कितना है बताइए जनरेटर का कहाँ गया जनरेटर, देखो यहाँ J ऑफ 0.20 ये पर यूनिट में है। आगे बात करते हैं, ट्रांसफार्मर 2 कितना है J ऑफ 0.10 पर यूनिट में। मोटर का कितना आया J ऑफ 0.30 पर यूनिट में निकल गया। अब यही जो हो गया से रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और ये रिएक्टेंस डायग्राम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फॉल्ट करंट, जब भी फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट करंट को कैलकुलेट, इसको हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस भी बोलते हैं। और पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस एक होता है जीरो सीक्वेंस। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं किसका, पॉजिटिव सीक्वेंस। नॉर्मल जो बात करेंगे किसका, पॉजिटिव सीक्वेंस का बात कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक हम आशा करते हैं, होप सो आप रिएक्टेंस डायग्राम को बनाना बिल्कुल सीख गए होंगे, कैसे आपको रिएक्टेंस डायग्राम को बनाना है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, हम आशा करते हैं। और क्लियर हो गया तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। एक लेक्चर और हम लेंगे जो कि रिएक्टेंस डायग्राम से ही रिलेटेड होगा। रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग बनाने के लिए आपको और सिखाएंगे, क्लियर कट में सिखाएंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर और हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम को जस्ट इसके बाद लेंगे, जिसमें रिएक्टेंस डायग्राम ऐसे फॉल्ट कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पर भी हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम बनाते रहेंगे। लेकिन अभी एक क्लास और रिएक्टेंस डायग्राम को आपको यहाँ पर जस्ट इसके बाद में लेंगे। क्लियर, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।